कारागार से वापस जाते समय रणवीर को राजकुमारी शैलवी के कारागृह से कुछ आवाज सुनाई दी और जब रणवीर उस कारागृह के पास पहुंचा तो उसने देखा शैलवी गाना गुनगुना रही थी। ये देखकर तो रणवीर के सीने पर सांप ही लौट गया। उसने सोचा था कि कारागृह में आकर शैलवी की सारी अकड़ बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो उसने सोचा था उसका तो उल्टा हो रहा था। रणवीर ने चिल्लाते हुए कहा, यह कोई गायन का मंच नहीं है लड़की, यहाँ पर केवल मेरे आदेश का पालन होता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि अब से कारागृह में किसी भी तरह का संगीत नहीं गुनगुनाया जाए। अगर मुझे वापस से यह गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी तो मैं तुम्हारी जीभ कटवा दूंगा, इसके बाद तुम कभी भी नहीं गा पाओगी, याद रखना। शैलवी रणवीर की धमकी सुनकर हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, महाराज रणवीर, अगर आपको मेरे गुनगुनाने से इतनी दिक्कत है तो अब तो मैं हर रोज गाना गाऊंगी ताकि आपको सुकून ना मिल सके। आपने मुझे और मेरे पिता समेत ना जाने कितने मासूमों को जबरदस्ती यहाँ बंदी बना रखा है और आप खुद को बहादुर समझते हैं। अरे आप और आपकी सेना तो इतनी कमजोर है कि वो मुझ तक को नहीं ढूंढ पाए, जबकि मैं तो हर वक्त आप ही लोगों के बीच मौजूद थी। शैलवी इतने पर भी चुप नहीं हुई, वो आगे बोली, आप मुझे धमकी तो मत ही दीजिएगा, वरना अगर मैं धोखे से भी यहाँ से बाहर आ गई तो शायद आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही रहने दिया जाए। और एक बात, आपको क्या लगता है कि हम सब इस कारागृह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? तो याद रखिएगा महाराज, मैं वादा करती हूँ कि कुछ 6 दिनों बाद आपको ये कारागार पूरा खाली मिलेगा, आप केवल हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे और हम सब आपके नाक के नीचे से बाहर निकल जाएंगे। शैलवी बचपन से ही बागी 1 मिनट 35 सेकंड विचारों वाली लड़की थी, इसलिए उसे किसी से डर नहीं लगता था, फिर भले ही वो उम्र में अभी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इधर जब रणवीर ने शैलवी के बात करने के लहजे को सुना तो वह तो पहले थोड़ा घबराया, लेकिन बाद में हंसते हुए बोला, तुम एक 16-17 साल की बच्ची मुझे धमकी दे रही हो? मुझे तुमने चैलेंज तो कर दिया है कि तुम सब कुछ दिनों के भीतर ही इस कारागिरी से भाग जाओगे। चलो अब तो मजा आएगा, क्योंकि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। जब कोई मुझसे इस तरीके से बात करता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता बल्कि मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं कि तुम अपने इस काम में सफल हो, लेकिन ध्यान रहे मेरी नजर अब और भी ज्यादा सावधानी से तुम सब पर रहेगी। यह कहते हुए रणवीर सैनिकों समेत कारागिरी से बाहर निकल गया। जब समर ने शैलवी को आवाज लगाए और थोड़ा खफा होते हुए कहा, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने रणवीर के सामने क्या बातें की है? जब शैलवी को लगा कि समर ने उनकी सभी बातें सुन ली है और वह उन सभी बातों से नाराज हो गया है तो उसने माफी मांगते हुए कहा, समर, मैंने तो बस रणवीर को डराने की कोशिश की थी ताकि वो हमारे साथ कुछ और बुरा ना कर सके। समर ने इस बात पर थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहा, अब रणवीर हमारा बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा करेगा। तुमने उसे सावधान तो किया ही बल्कि उसे चैलेंज तक दे दिया है। क्या तुम्हें ये सब बच्चों का खेल लगता है? अब तुम्हारी इस नासमझी का खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा। मुझे पता है रणवीर अब शांत बैठने वाला नहीं है। पिछले 2 दिन से मैं, पिताजी और सेनापति बस तुम्हारे लिए ही परेशान थे, तभी हम शांत बैठे थे, और आज जब हमें इस बात 3 मिनट 5 सेकंड से थोड़ी राहत मिली और सोचा कि सब साथ में इस कारागार से बाहर जाएंगे, तब तुमने रणवीर को और सतर्क कर दिया। इतना कहकर समर शांत हो गया। तब शैलवी ने समर की नाराजगी दूर करने के लिए उसे छेड़ते हुए कहा, अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? जो होगा हम सब मिलकर देख लेंगे। तुम तो अभी से इतने बेचैन होने लगे, तुम इस पर ध्यान देने से कहीं ज्यादा अपनी याददाश्त को लाने में ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर होगा। इतना कहकर शैलवी चुप हो गई और समर ने शैलवी के तंज को समझा तो उसने भी तंज मारते हुए कहा, तुम मुझे ना ही बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मैं अपनी याददाश्त को अपने हिसाब से देख लूंगा, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक बात, जो तुम मुझे बार बार यह एहसास दिलाती हो कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भले ही मुझे ज्यादा कुछ याद ना हो लेकिन मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने जरूर आते हैं। शैलवी सब्र की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम ज्योतिषी भी बन गए हो? क्या बात है, वापस से जिंदा होने के बाद तुम्हें भगवान ने नई कला से नवाजा है? तो फिर बताओ, तुमने मेरे चेहरे को देखकर क्या पढ़ा? आखिर बताओ मुझे, मेरे चेहरे पर क्या लिखा हुआ था? ज्योतिषी जी, शैलवी हंस रही थी और समर को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि शैलवी को वो कुछ ऐसा कह दे जिससे उसका दिल टूट जाए, इसलिए वो शांत रहा। जबकि शैलवी को समर के साथ पहले की तरह बातें करते बड़ा अच्छा लग रहा था। उसे ये सब करते हुए अपने और समर के बीच की सभी यादें ताजा हो रही थी। लेकिन जब समर ने कुछ देर तक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी तो शैलवी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने समर को 4 मिनट 36 सेकंड टोकते हुए कहा, समर, तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा क्या? मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी, पहले भी मैं ऐसा किया करती थी, तब तो तुम मेरी चोटी पकड़कर मुझसे माफी मंगवाते थे। सच में पहले की यादें कितनी खूबसूरत थी और हमारे बीच कितना प्यार था ना, लेकिन अब ना वो यादें तुम्हारे पास हैं और प्यार, खैर वो तो जाने ही दो। इधर अचानक से शैलवी
शेल्वी उदास हो गई और उधर समर ने जब शेल्वी की बात सुनी तो अचानक से ही उसका दिमाग ठनका। उसने कहा शेल्वी सुनो, और जब शेल्वी ने समर के मुंह से अपना नाम सुना तो उसे बहुत खुशी हुई और उसने खुश होते हुए कहा हाँ बोलो समर। इस पर समर ने कहा क्या मैं तुम्हें अपनी सभी बातें बताता था, और क्या तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, जैसे मैं कैसे बड़ा हुआ, मैंने क्या क्या किया और जहाँ तक कि मैं उस जंगल तक कैसे पहुंचा वगैरह वगैरह। शेल्वी को लगा कि समर उसके मन जैसी बातें करेगा, लेकिन वह तो अपना ही अलाप गा रहा था। खैर उसे भी कहाँ पता था कि सब तो 2 जन्मों के बीच फंस चुका था और वह अपने दोनों जन्मों के बारे में जानना चाहता था। लेकिन हाँ, शेल्वी तो अभी इस सच से अनजान थी। शेल्वी अभी समर को जवाब देने का सोच ही रही थी कि तभी बर्तनों की टन टन शुरू हो गई। दरअसल बर्तनों की आवाज करके राजा शौर्यवीर सेनाधिपति और समर को संदेश देना चाह रहे थे कि राजा सारंगी का भूख के कारण बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि इधर काफी देर से बुलाने पर भी जब सारंगी के कारागृह से किसी भी तरह की हलचल नहीं सुनाई दी तो राजा शौर्यवीर थोड़े परेशान हो गए थे। और जब एक सैनिक की मदद से उन्होंने सारंगी का हाल जानना चाहा तब उन्हें पता चला कि सारंगी को रात भर के सफर के बाद और भानगढ़ आते ही महाराज रणवीर के साथ हुई मुठभेड़ के कारण थकावट तो हुई ही थी, साथ ही साथ 6 मिनट 8 सेकंड कारागार में पूरी रात भूखा बिताने की वजह से कमजोरी भी आ गई थी, इसलिए वो बेहोश की अवस्था में पड़े। राजा शौर्यवीर का संदेश तो सुनकर सब और सेनाधिपति दोनों ही परेशान हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। उन्हें भी कारागार में आज तीसरा दिन था और सही महीनों में तो उन्हें भी भूख थोड़ा बहुत तो परेशान कर ही रही थी, और यही हाल राजा शौर्यवीर का भी था। साथ ही अपने मित्र सारंगी की दशा सुनकर तो वो खुद को ही कोसने लगे। अपने मित्र के लिए राजा शौर्यवीर को बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने माफी मांगते हुए खुद से कहा मित्र तुम मेरे राज्य में हो और मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ कर देना मित्र, मुझे माफ कर देना। तभी अचानक राजा शौर्यवीर को कारागृह में किसी के आने का एहसास हुआ। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा सुनो, जो कोई भी है वहाँ हमें क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और आज तीसरा दिन है, क्या हमें कुछ भी खाने को मिलेगा? एक सैनिक राजा शौर्यवीर के सामने आकर खड़ा हो गया और राजा की बात सुनकर तो उसका दिल पिघल गया और वह सीधा रणवीर के पास जाने लगा। इधर जब रणवीर ने सैनिक के मुंह से यह सुना कि राजा शौर्यवीर खाने को कुछ मांग रहे हैं तो उसने हंसते हुए कहा क्या सचमुच, क्या मेरे बड़े भाई सच में भूख से तड़प रहे हैं और कुछ खाने को मांग रहे हैं? अब इन लोगों के पेट में चूहे दौड़ने लगे, चलो अब मजा आएगा, इन लोगों को खाना खिलाते हैं लेकिन अपने तरीके से। और फिर रणवीर ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा जाओ सैनिक और उन सबको दरबार में लेकर आओ। सैनिक ने रणवीर के आदेश का पालन किया और कारागृह की तरफ चल दिया। सैनिक जब दोबारा कारागृह में पहुंचा तो राजा शौर्यवीर को लगा कि शायद 7 मिनट 39 सेकंड वो कुछ खाने को लाया है। उसे देख राजा शौर्यवीर के चेहरे पर रौनक आ गई और वो सैनिक तुरंत सारंगी के कारागृह की तरफ चला गया। लेकिन कुछ देर बाद जब सैनिक उनके करीब आया और उसने कहा चलो आप सबको महाराज रणवीर ने दरबार में बुलाया है, हम महाराज सारंगी को भी होश में ले आए हैं, वो भी आपके साथ ही चलेंगे। राजा शौर्यवीर ने जब सैनिक की बात सुनी तो उन्होंने बुलाने का कारण पूछा, जिस पर सैनिक ने जवाब में कहा आप लोगों को भूख लगी थी ना, इसलिए मैंने जाकर यही बात महाराज रणवीर को बता दी और उन्होंने आप सबको दरबार में बुलाया है। राजा शौर्यवीर को समझ में आ गया कि ताल में कुछ तो काला है। उस सैनिक ने और भी सैनिकों की मदद से सभी को कारागृह से बाहर निकाला और दरबार में लेकर जाने लगे। लेकिन जब सैनिक समर के कारागृह में गए तो पहले समर ने भी बाहर आने की वजह पूछी, जिस पर सैनिक ने कहा आप लोगों को खाने के लिए महाराज रणवीर ने दरबार में बुलाया है। समर ने सैनिक की बात सुनी तो उसने कहा मुझे उतनी भूख नहीं लगी है और मैं दरबार में नहीं जाना चाहता हूँ। सैनिक ने समर की बात सुनी तो उसने कहा युवराज आपके पिता और महाराज सारंगी समेत सभी लोग दरबार जा रहे हैं, यह महाराज रणवीर का आदेश है कि आप सभी को लेकर हमें दरबार में पहुंचना होगा, इसलिए आप मन से चल या बेमन से लेकिन आपको चलना होगा। समर ने जब अपने पिता शौर्यवीर और बाकी सबके जाने की बात सुनी तो वो बिना कोई सवाल किए चलने को तैयार हो गया। जब सभी लोग कारागृह से बाहर आए तो सबने एक दूसरे को देखना चाहा। राजा शौर्यवीर अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहे थे, वहीं सारंगी अपनी बेटी और अपने मित्र को देखना चाह रहे थे, लेकिन सैनिकों ने सभी की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और सभी के हाथ पैर बंधे हुए थे। जल्द ही सभी को दरबार पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। रणवीर ने सभी की पट्टियां खोलने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन करते 9 मिनट 13 सेकंड हुए सभी की आंखों से पट्टियां हटा दी और अब सभी एक दूसरे को देख पा रहे थे। जब शौर्यवीर ने अपने बेटे समर और सेनाधिपति को देखा तो वह दोनों को देखकर मुस्कुराए। इसी तरह जब सारंगी ने अपने मित्र और अपनी बेटी शेल्वी को देखा तो उसकी सांस में सांस आए। इधर शेल्वी ने जब समर को देखा तो वह मंद मंद मुस्काए। ये सब कुछ रणवीर देख रहा था और जब उसने उन सबके चेहरे पर बेचार पे की देखी तो हंसते हुए बोला देख लो अच्छे से देख लो, पता नहीं फिर कब मिलना होगा तुम लोगों का एक दूसरे से, आज मौका मिला
मिला है तो उसका फायदा उठाओ। और फिर मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम लोगों ने तो केवल 3 दिन में ही हार मान ली। मैंने सुना तुम सबको भूख लगी है और तुम्हारा शरीर भी साथ देना धीरे धीरे बंद कर रहा है। सच बताऊं, मुझे तो लग रहा था कि तुम लोग ढीठ बने रहोगे और कम से कम 15 दिनों तक खाना नहीं मांगोगे, लेकिन तुम सब तो फिसड्डी निकले और तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। जब सारंगी ने रणवीर की बात सुनी तो उसने धीरे से कहा, रणवीर तुम कितने भी निर्दयी क्यों ना बन जाओ, लेकिन तुम्हें इस तरह के काम शोभा नहीं देते हैं। तुम हम सबको भूखा रखकर मारना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक राजा का इस तरह की हरकतें करना शोभा नहीं देता। जब रणवीर ने सारंगी की बात सुनी तो वो हंसते हुए बोला, अरे अरे अरे, तुमने मुझे राजा कहा, इतनी जल्दी समझ में आ गया कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ। खैर छोड़ो ये सब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं तुम सबको भूखा नहीं मारूंगा। मैंने तो तुम लोगों के लिए 56 भोग बनवाए हैं। तुम लोग आखिरकार मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार हो, इसलिए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इतना कहकर रणवीर ने 10 मिनट 44 सेकंड सैनिकों को इशारा किया और फिर तुरंत ही 56 भोग से सजा थाल लिए सैनिक दरबार में पधारे और उन्होंने उस थाल को दरबार के बीचों बीच में लाकर रख दिया। जब राजा शौर्यवीर ने थाल को देखा तो उनके मन में ख्याल आया और वो सोचने लगे शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। रणवीर इतनी आसानी से हमें खाना नहीं दे सकता था, वो पक्का कुछ ना कुछ करने के विचार में है। और ऐसा ही हुआ। राजा शौर्यवीर की सोच को रणवीर ने सच में बदल दिया। उसने हंसते हुए कहा, तुम सबको इस थाल को चखने का मौका मिलेगा, लेकिन इस थाल तक पहुंचने के लिए तुम सबको एक कुर्बानी देनी होगी। जब समर ने कुर्बानी शब्द सुना तो उसने तुरंत सवाल करते हुए कहा, कुर्बानी? कैसी कुर्बानी और किसकी कुर्बानी? रणवीर ने समर को रोकते हुए कहा, शांत भतीजे शांत, बताता हूँ। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो गए? क्या तुम्हें ये खेल खेलने में काफी दिलचस्पी है? आखिर क्या होगा रणवीर का खेल? सबने जब रणवीर के मुंह खेल शब्द सुना तो वो काफी हैरान हुआ। उसने रणवीर से पूछा, खेल? कौन सा खेल? कैसा खेल? इस पर रणवीर ने कहा, हाँ भतीजे, खेल अपनों की जान लेने का खेल। तुम सबको खाना खाने के लिए एक खेल खेलना होगा। तुम तभी इस थाल का खाना खा पाओगे जब तुम किसी अपनों की जान को दांव पर लगाओगे। जब दरबार में मौजूद सभी लोगों ने रणवीर की बात सुनी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। पर राजा शौर्यवीर से अपने दुष्ट भाई की बात सुनकर चुप नहीं रहा गया। वो 12 मिनट 17 सेकंड उससे बोले, छोटे, मैं तुम्हारा बताया हुआ कोई भी खेल नहीं खेलूंगा और ना ही मुझे भूख लगी है। मैं पानी पीकर भी जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा, ये याद रखना तुम। राजा शौर्यवीर की बात सुनकर रणवीर हंसते हुए बोला, अरे बड़े भाई, आपको भूख नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके मित्र को तो भूख लगी है ना। कम से कम अब आप अपने लिए नहीं तो अपने मित्र के लिए तो खेलेंगे ही ना, ताकि उसे खाने को कुछ मिल सके, वरना वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, जैसी उसकी हालत मुझे अभी दिखाई दे रही है। राजा शौर्यवीर ने जब अपने भाई की बात सुनी तो वह समझ गए कि इस आदमी के दिमाग में कुछ बहुत ही गंदा चल रहा है, जो शायद उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला था, और यह सोचकर वह परेशान होने लगे। इसके बाद रणवीर ने ऐलान करते हुए कहा, हम तीरंदाजी का खेल खेलेंगे। सभी कैदियों की आंखों में पट्टी बांधी जाएगी और उन्हें निशाना लगाना होगा। अगर निशाना सही जगह पर लगा तो आप थाल में से कोई एक व्यंजन उठाकर खा सकते हैं। बस यही साधारण सा खेल है और ज्यादा कुछ नहीं। इधर जब समर ने खेल का नियम सुना तो उसे लगा कि यह जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि निश्चित ही इस खेल में कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो जरूर होगा। इसलिए उसने रणवीर से पूछा, आप अभी भी हम सबको कायदे से खेल के बारे में नहीं बता रहे हैं? मुझे लगता है कि आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। रणवीर समर की बात सुनकर हंसने लगा। 13 मिनट 50 सेकंड उसने हंसते हुए कहा, शाबाश भतीजे, सच में तुम बुद्धिमान हो। तुमने पकड़ लिया कि मैंने कुछ छिपाया हुआ था खेल में, तो अब जब तुमने मुझे पकड़ ही लिया है तो मैं बता ही देता हूँ कि खेल में क्या ट्विस्ट होने वाला है। दरअसल तीरंदाजी में ही आप लोगों को जिस बोर्ड पर निशाना लगाना है उसके आगे आपके ही अपने हाथ और आंखें बांधे खड़े होंगे और आप लोगों को निशाना भी आंख बंद करके लगाना होगा। अगर आपका निशाना बोर्ड पर सही जगह लगा तो आपकी जीत और गलत लगा तो आपके अपने की हार। जब वहां मौजूद सबने रणबीर की बात सुनी तो सभी हैरान हुए। इस पर सबर ने कहा, महाराज रणबीर, मुझे ये खेल नहीं खेलना, बल्कि हम में से किसी को ये खेल नहीं खेलना है। हम सभी भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम किसी अपने की जान दांव पर लगाकर ऐसा खाना नहीं खाना चाहते हैं। आपके इस घटिया खेल को मैं तो खेलने से मना करता हूँ। समर की बात सुनकर राजा शौर्यवीर और सेनाधिपति के साथ साथ सभी बंदी सैनिक भी एक स्वर में खेल ना खेलने के लिए कहने लगे। रणवीर ने जब सभी कैदियों को एक साथ बोलते देखा तो उसने चिल्लाते हुए सबको चुप होने का आदेश दिया। हालांकि सभी लोग चुप तो हो गए, लेकिन उन्होंने खेल खेलने से इनकार कर दिया। रणवीर ने फिर एक दांव चला। उसने राजा शौर्यवीर को देखते हुए कहा, बड़े भाई, क्या आप अपने मित्र को ऐसे ही बिना भोजन के तिल तिल बरते से देखना पसंद करेंगे? क्या आपके 15 मिनट 22 सेकंड होते हुए भी आपका मित्र
भोजन के लिए तरसेगा। आप कैसे दोस्त हैं जो अपने मित्र के लिए बस एक छोटा सा खेल नहीं खेल सकते? सोचिए, अगर आपका निशाना सही लग गया तो आपका मित्र इस थाल में से कुछ भी उठाकर खा सकता है। जरूरी तो नहीं है कि आपका निशाना गलत लगे। आप तो बहुत अच्छे धनुर्धर हो भाई। और बताए, क्या आज तक आपका निशाना कभी गलत लगा है? मुझे तो लगता है कि आपको अपने लिए नहीं लेकिन अपने दोस्त के लिए तो एक बार यह खेल खेलना ही चाहिए। ये सुनते ही राजा शौर्यवीर को पता चल गया कि रणवीर उसे यह मौत का खेल खेलने के लिए उकसा रहा है। लेकिन फिर दूसरी तरफ राजा शौर्यवीर को अपने मित्र सारंगी का ख्याल आया, जो आज ही कारागृह में भूख की वजह से बेहोश हो गया था। ये सोचकर राजा शौर्यवीर के मन में एक बार के लिए आया कि यह खेल भले ही उसके लिए ना सही लेकिन उसके अपनों के लिए जरूरी था। राजा शौर्यवीर ने एक नजर समर को देखा और फिर कुछ निश्चय करके रणवीर से चिल्लाते हुए कहा, छोटे, मैं तुम्हारे इस खेल को खेलना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं इस तरह के खेल को खेलने से नहीं डरता हूं क्योंकि मुझे मेरे निशाने पर पूरा भरोसा है। रणबीर अपने भाई की बात सुनकर मंद-मंदा मुस्कुराया और फिर मन ही मन सोचने लगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आएगा असली मजा जब बाप के सामने बेटा होगा और बाप को अपने ही बेटे का निशाना लगाना होगा, क्योंकि वो अपने लोगों को भूख से मरते हुए क्यों नहीं देखना चाहते। ये सब सोच कर रणवीर को काफी 16 मिनट 55 सेकंड मजा आ रहा था और वह राजगद्दी पर बैठा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। तभी वो बोला, बड़े भाई, आप ही सच्चे योद्धा हो, बाकी सब तो हैं जिन्होंने खेलने से पहले ही हार मान ली और भूखे रहने के लिए तैयार हो गए। खैर, अब जब आपने खेलने के लिए हाँ कर ही दी है तो चलिए फिर खेल शुरू करते हैं। और फिर रणबीर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक तुरंत गए और तीरंदाजी का सारा सामान लेकर आ गए। साथ ही राजा शौर्यवीर की आंखों में फिर से काली पट्टी बांध दी गई, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर दिखना बंद हो गया। इसके बाद सैनिक युवराज समर के पास गए और उसकी भी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे निशाने के लिए बोर्ड के आगे लाकर खड़ा कर दिया। जब सेनाधिपति ने एक पिता के सामने उसके बेटे को निशाने पर खड़े देखा तो वह काफी घबरा गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, महाराज शौर्यवीर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा मत कीजिए। निशाने पर आपका अपना बेटा है जो ईश्वर की कृपा से फिर से आपके सामने जिंदा खड़ा है। वैसे भी युवराज सबर एक बार मौत के मुंह से वापस आए और अब कोई नहीं चाहेगा कि वो फिर से मौत के आगोश में चले जाए। अगर कुछ भी गलत हुआ तो आप जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे महाराज, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस खेल को खेलने से मना कर दीजिए। समर भी ऐसा ही चाहता था जो सेनाधिपति ने राजा शौर्यवीर से कहा, लेकिन वह चुपचाप निशाने पर सिर्फ इसलिए जाकर खड़ा हो गया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके पिता अपने लोगों की भलाई के लिए कुछ 18 मिनट 26 सेकंड भी करने को तैयार रहते हैं। और वैसे भी समर ने ताबूत के भीतर रहकर राजा शौर्यवीर की प्रजा यानी उनके सैनिक के विचार अपने पिता के बारे में सुन ही लिए थे। और फिर एक बार वापस जिंदा होकर समर को ये यकीन हो गया था कि कोई शैतानी ताकत थी अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और अगर उसके पिता अपने लोगों की बुनियादी जरूरत यानी एक वक्त के खाने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो उसे उन्हें नहीं रोकना चाहिए बल्कि उन पर यकीन करके उनका साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने पिता की दरियादिली देखकर समर को मन ही मन उन पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और इसलिए उसने कहा, पिताजी, आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए और आप मेरी जान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं एक बार मौत को मात देकर आया हूँ और अब मुझे मौत से डर नहीं लगता है। आप जो कुछ कह रहे हैं वह सही है, इसमें मैं आपके साथ हूँ। इसी के साथ राजा शौर्यवीर के अंदर अपने बेटे के शब्दों को सुनकर एक अलग ही साहस आ गया। उन्होंने कहा, शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे और मेरे हर फैसले का सम्मान करोगे। आज तुम्हारे विचार जानकर मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तभी बीच में ही रणवीर ने तंज कसते हुए कहा, अगर तुम सबकी बकवास खत्म हो चुकी हो तो क्या हम खेल को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर तुम लोगों का आपसी प्रेम देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं और ज्यादा रोना नहीं चाहता तो चलो फिर से शुरू करते हैं। जान का खेल इशारा मिलते ही सैनिक ने खेल शुरू 19 मिनट 59 सेकंड करने के लिए बिगुल बजाया और खेल शुरू हो गया। अब राजा शौर्यवीर को अपनी श्रवण कला का उपयोग करते हुए निशाना लगाना था। सभी की निगाहें केवल पिता पुत्र पर ही अटकी थी। राजा शौर्यवीर ने तीर को धनुष पर चढ़ाया और अपने दिमाग को शांत करते हुए चारों तरफ से आ रही आवाजों को ध्यान से सुना और फिर सोच समझकर धनुष से तीर को छोड़ दिया। जैसे ही तीर धनुष से निकला हर किसी की जान हलक में आकर अटक गई और वहां मौजूद ज्यादातर लोग समर की जान की रक्षा के लिए मन ही मन प्रार्थना करने लगे। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो तीर समर को घायल करके ही आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीर समर के कान को छूता हुआ जाकर सीधा निशाने पर लग गया और जैसे ही तीर निशाने पर लगा पूरा दरबार राजा शौर्यवीर की जय जयकार करने लगा। ये देखकर रणवीर को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए पूरे दरबार को शांत कराया। इधर राजा शौर्यवीर ने जब अपनी जय जयकार सुनी तो उन्हें लगा कि शायद उन्होंने तीर निशाने पर ही लगाया है। उन्होंने अपनी आंखों
से अपनी पट्टी को हटाया और चारों तरफ एक बार नजरें घुमाए और फिर उनकी नजर तीर पर जाकर अटक गई जो बिल्कुल निशाने पर लगा था। उनका बेटा समर उस निशाने के बिल्कुल बगल में आंख में पट्टी बांधे खड़ा था। राजा शौर्यवीर दौड़ते हुए समर के पास पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे की आंखें खोली और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने पूछा, बेटे समर, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो ना? अपने पिता को चिंतित देखकर समर ने कहा, 21 मिनट 32 सेकंड पिताजी, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने तीर को निशाने पर ही लगाया है और अब हम ये खेल जीत चुके हैं। अब आपको भोजन मिल सकता है। राजा शौर्यवीर ने समर की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया, लेकिन तभी रणवीर हंसा और फिर थोड़ा गुस्से में अपने हाथ को सिंहासन पर पटकते हुए बोला, प्यारे भतीजे और मेरे प्यारे बड़े भाई, क्या ये सब आपको इतना आसान लग रहा है? अभी तो यही खेल उल्टा खेला जाएगा जब आप सामने खड़े होंगे और मेरा प्यारा भतीजा निशाना लगाएगा। ये सुनते ही समर आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में कहा, बस बहुत हो चुका, मैं थोड़ी देर के लिए क्या सोया? महाराज रणवीर, आपने तो सत्ता के लालच में अपना असली रंग ही दिखा दिया। आप राजगद्दी हड़पना चाहते हैं, समझ आता है। फिर ये फिजूल का खेल क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ? माना मुझे सारी बातें ठीक से याद नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी का फायदा उठाना सही नहीं होगा। आपके लिए पहले मेरी मंगेतर की सगाई अपने बेटे से करवाना, फिर वो कारागार और अपने ये खेल का ड्रामा। सीधे सीधे कहिए ना, आखिर आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ? ओह मेरे प्यारे भतीजे, अब तक समझ नहीं आया तुम्हें? अरे जब मुझे पता चला मेरे रास्ते का कांटा समर यानी तुम खुद ब खुद ही ईश्वर को प्यारे हो गए हो, तो मुझे तो करना ही पड़ा ना। बस राज परिवार के नियम अनुसार मैं राजा बन गया, लेकिन मुझे मेरे 23 मिनट 2 सेकंड बेटे के लिए भी तो कुछ सोचना था, और राजकुमारी शैलवी से बेहतर उसके लिए और क्या हो सकता था? लेकिन नहीं, तभी तुम जिंदा हो गए और शैलवी बागी हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं? सब सीधे सीधे मान जाते तो मुझे ये सारा खेल क्यों खेलना पड़ता, लेकिन अब हुआ ये कि इस खेल में मुझे मजा आने लगा है, बस और कुछ नहीं। ऐसा कहकर आखिरकार रणबीर ने अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता था। काफी देर से खामोश खड़ी शैलवी अचानक से चीख पड़ी, बस बस, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर मेरा और मेरे पिता का इसमें क्या कसूर? हम तो बेवजह ही आप लोगों के पारिवारिक झगड़े में उलझ गए। मुझे अब सच बोल ही देना चाहिए पिताजी। इतना कहकर शैलवी ने एक गहरी सांस ली और सच बोलना शुरू किया। सच तो यह है कि ना तो मैं और ना ही मेरे पिता कभी चाहते थे कि मैं समर से शादी करूं। वो तो समर के दादाजी और मेरे दादाजी जो हमारी शादी तय करके चल बसे, उनके वचन के आगे मैं मजबूर रही और मैं तो विक्रांत से भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पिता ने महाराज रणवीर को वचन दे दिया। अरे मैं तो सच में यहाँ अपनी सगाई तोड़ने आई थी, लेकिन समर के वापस आते ही सारी चीजें पलट गई। मेरे पिता महाराज सारंगी को मेरा ऐसा करने के पीछे की सारी वजह पता है। तभी सारंगी ने कहा, हाँ अभी कुछ दिन पहले ही हमारे राज परिवार के गुरुजी ने शैलवी को 24 मिनट 33 सेकंड लेकर भविष्यवाणी की थी कि उसका भविष्य असीमित है, उसे इन बंधनों में ना बांधा जाए। मगर मैं भी दोस्ती और अपने पिता यानी शैलवी के दादाजी के वचन को महत्व देता रहा और आपके परिवार से मित्रता निभाने के चक्कर में यहाँ फंस गया। लेकिन अब मुझे भी एहसास हो रहा है कि मेरी बेटी सही फैसला कर रही थी। जैसे ही शैलवी और सारंगी ने अपनी बात खत्म की और नजर घुमा कर देखा तो दरबार में मौजूद सभी के चेहरे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि इस रहस्य उद्घाटन ने सभी को अपनी अपनी जगह पर जड़कर दिया था। सभी हालत समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी रणवीर जोर से हंसा और बोला, अरे राजकुमारी, ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता सकती थी। वैसे ही मेरी वैसे भी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि जो काम समर के अनजान दुश्मन ना कर सके, जो काम मैं ना कर सका, उसे तुम क्यों नहीं कर देती? मार दो समर को मेरे लिए और कर लो अपने सपने पूरे। बोलो मंजूर है? लड़ोगी तुम? समर से हटाओगी उसे मेरे रास्ते से? रणवीर की बात सुनकर समर, राजा शौर्यवीर, सेनाधिपति और बाकी सब ने पहले रणवीर की तरफ देखा और फिर सबकी नजरें शैलवी की तरफ घूम गई। शैलवी बोली, अब मैं अपने भविष्य और लक्ष्य के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी, इसलिए महाराज रणवीर मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। ठीक है, फिर मुझे भी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो तुम्हें पहचानता तक नहीं हूँ। अचानक 26 मिनट 9 सेकंड से समर बोला और फिर मुस्कुराने लगा। ये क्या हुआ? अचानक ही सारा खेल पलट गया। आखिर कैसे सामना करेगा समर शैलवी का? और क्या समर को पहले से था शैलवी के धोखे का पता? समर ने जो कुछ कहा उसे सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परिस्थितियां बदल कैसे गई। वहीं दूसरी ओर यह बात सुनकर शैलवी का चेहरा भी लाल पड़ गया था। सभी को लगा था कि समर कभी भी किसी महिला से युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा, फिर चाहे उसकी जान पर ही क्यों ना बनाए, क्योंकि उसके लिए किसी बूढ़े बच्चे या महिला पर वार करना उसके क्षत्रिय धर्म के खिलाफ माना जाता था। लेकिन जब से समर वापस से जिंदा हुआ था वो काफी बदल चुका था। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए, खासतौर पर उसके पिता राजा शौर्यवीर को तो झटका जैसे लगा। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था
कि अभी जो कुछ भी उन्होंने सुना वो सब कुछ सच था। समर की बात सुनकर शैलवी कुछ कह पाती उससे पहले ही उसके पिता सारंगी बोल पड़े, समर तुम क्या मेरी छोटी सी बच्ची के साथ युद्ध करना चाहते हो? क्या ये तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है? मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सुना कि तुमने किसी महिला या बच्चे पर हाथ उठाया हो, लेकिन जब से तुम ताबूत से वापस आए हो मैं देख रहा था कि तुम काफी बदल चुके हो। जब सम्राट ने सारंगी की बात सुनी तो उसने उन्हें चुप हो जाने का इशारा करते हुए कहा, महाराज सारंगी आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं आपकी 27 मिनट 46 सेकंड उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना जो अभी आपने और आपकी बेटी ने बातें कही उसे सुनकर मैं शांत बैठने वाला नहीं था। आप लोग भी रणबीर की तरह ही निकले। अगर आपको मुझसे और मेरे पिता से इतनी ही परेशानी थी तो आपको पहले ही कारागार में बता देना चाहिए था, ताकि भरे दरबार में मेरे पिता और मेरी बेइज्जती तो ना होती कम से कम। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए महाराज सारंग की आपकी बेटी कोई हूर की परी नहीं है जिससे शादी करने के लिए मैं तड़पा जा रहा हूं। जब दरबार में मौजूद सभी लोगों ने सब्र की बात सुनी तो उन्हें उसके अंदर एक अहंकार नजर आया जो पहले कभी भी उसकी बातों में नजर नहीं आता था। अब शैलवी भी खुद को रोक नहीं पाई, उसने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया सबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से इस तरह बात करने की? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम याद रखना राजा शौर्यवीर बुद्ध बनकर केवल समर और शैलवी की बात सुन रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर उनके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा था। हालांकि कुछ देर शांत रहने के बाद वो होश में आए और उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटे तुम क्या कह रहे हो? तुम अब क्या एक महिला से युद्ध करोगे? होश में आओ बेटे, होश में आओ। वो शैलवी है जिससे तुम कभी प्यार किया करते थे। आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम किस तरह की बातें किए जा रहे हो? वहां से थोड़ी ही दूर पर मौजूद भौरा भी सारा दृश्य देख रहा था और उसे भी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा, समर सम्राट ना तो पिछले जन्म 29 मिनट 22 सेकंड में ऐसे थे और ना ही इस जन्म में ऐसे थे। आखिर ताकूत से वापस जिंदा होने के बाद ये किस तरह के इंसान हो गए? इनका तो व्यक्तित्व ही पूरा बदल चुका है। बालीपुर की सबसे साहसी और खूबसूरत लड़की राजकुमारी शैलवी थी और उसने कई तरह की युद्ध कलाएं सीख रखी थी। उसने आज तक जिससे भी युद्ध लड़ा था उसमें जीत हासिल की थी। आज उसके सामने सब्र खड़ा था जो उसने युद्ध लड़ने को तैयार हो चुका था। रणवीर और उसकी पत्नी रूप मंजरी भी सारा दृश्य ध्यान से देख रही थी। रणवीर को अब समर से डर लगने लगा था। उसने सोचा, सही रहा जो मैंने समर से युद्ध करने का नहीं सोचा, वरना मुझे भगानगढ़ की राजगद्दी तो नहीं मिलती लेकिन मेरा स्वर्ग का टिकट जरूर कट जाता। इधर अब शैलवी की सुंदर आंखों में प्यार की जगह गुस्सा भरा हुआ था और वो आग बबूला हुए जा रही थी। उसने समझ से कहा, सुनो, पहले तो मैं केवल तुमसे सगाई इसलिए तोड़ रही थी क्योंकि तुम जीवित नहीं रहे थे और मुझे मौका मिल गया इस बहाने सगाई तोड़ने का, क्योंकि मुझे भविष्य में कुछ बनना था। लेकिन आज जो तुम्हारे हाव भाव मैंने देखे हैं उसके बाद तो मैं जीवन भर कुंवारी रहना पसंद करूंगी। समर ने शैलवी की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम क्या मुझसे सगाई तोड़ोगी? मैं ही तुमसे सगाई तोड़ता हूँ, वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। समर की बात सुनकर शैलवी फिर से दंग रह गई। उसने कहा, समर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरीके से मुझसे बात करोगे। सच में अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। चलो निकालो अपनी तलवार, 30 मिनट 55 सेकंड और आओ करो मेरा सामना। मैं जानता हूँ कि तुमने कई तरह की युद्ध कलाएं सीखी है और आज तुम मुझे उन्हीं के बल पर धमका रही हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना कहकर समर जोर जोर से हंसने लगा। दरबार में मौजूद लोग समर के हंसने पर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि इतनी गंभीर स्थिति में आखिर समर इस तरह से हंस कैसे सकता था, उसे तो दुखी होना चाहिए था। फिर राजा शौर्यवीर आगे आकर खड़े हो गए। उन्होंने समर की तरफ देखते हुए कहा, बेटे तुम क्या पागल हो गए हो? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो और तुम कैसे किसी महिला को युद्ध के लिए उकसा सकते हो? तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता है। जब सब ने अपने पिता की बात सुनी तो वो हंसा और हंसते हुए बोला, पिताजी आप क्या चाहते हैं कि मैं दुखी हो जाऊं और इस लड़की से सगाई ना तोड़ने की भीख मांगू? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वैसे भी मेरे मरने के बाद सगाई टूट ही चुकी थी, लेकिन जब मैं वापस से जिंदा हो गया हूं तो सगाई भी वापस से जुड़ गई है। मैं अब इतनी आसानी से तो शैलवी को नहीं जाने दूंगा। उसने मुझे मारने का प्रस्ताव स्वीकार किया है ना, अब उसे देखना होगा कि आखिर यह समर सम्राट कौन है। दरबार में मौजूद सभी लोग समर की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे और सबको समर की बातों से अहंकार की बू आ रही थी। तभी सब ने शैलवी को ललकारते हुए कहा, शैलवी मैं तुम्हें 32 मिनट 26 सेकंड मौके देता हूं मुझे मारने के। अगर तुम मुझे जान से मार सकती हो तो मार डालो। अब भौरे से रुका नहीं गया और वो उड़ता हुआ समर के पास आया। उसने कान में भिनभिनाते हुए कहा, समर सम्राट आप आखिर क्या कर रहे हैं? आप एक महिला को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। आप उसे 3 मौके दे रहे हैं ताकि वो आप पर हमला कर सके। क्या आप नहीं जानते हैं कि राजकुमारी शैलवी पहले भी कई पुरुषों को हरा चुकी है और मुझे डर है कि अब की बार आपकी कहीं बारी ना हो। आप राजकुमारी शैलवी को हल्के में ना ले वरना यह आपके लिए भारी पड़ सकता
सकता है। जब समर ने भौरे की पूरी बात सुनी तो वो समझ गया, उसे विश्वास था कि भौरा उसे गलत राह कभी नहीं दिखाएगा क्योंकि वो उसके साथ पिछले 100 सालों से था। समर ने बात को घुमाते हुए कहा, शेल्वी चलो, मैं भी अब 3 मौके लूंगा ताकि हम दोनों को बराबर के मौके मिले, वरना सबको लगेगा कि मैंने तुम्हें कमजोर समझकर मौके दिए थे, जो कि तुम हो नहीं। समर एक योद्धा की तरह बर्ताव कर रहा था, जैसे एक योद्धा रणभूमि में साम दाम दंड भेद सब अपनाता है, वैसे ही इस वक्त समर कर रहा था। और इस तरफ समर की बात सुनकर रणवीर की आंखों में चमक आ चुकी थी। उसने अपनी पत्नी रूप मंजरी से कहा, अब मजा आएगा खेल में, असली मजा। शेल्वी ने भी समर की बात सुनकर कहा, समर मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुझे 3 मौके मत दो, वरना ये तुम्हारे लिए ही भारी पड़ेंगे। मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी। 33 मिनट 57 सेकंड और तुम जान से हाथ धो बैठोगे, याद रखना। इस पर सब ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं हूँ समझी, मुझे पता है कि तुम कितनी ही बड़ी लड़ाकू क्यों ना बन जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि तुम एक लड़की हो। शेल्वी को अपने लिए लड़की शब्द सुनते ही गुस्सा आ गया। जिस तरह समरदर ने उसे लड़की कहा वो उसे अपमान जैसा लगा और इसलिए उसने पास खड़े सैनिक से तलवार छीन ली और फिर शेल्वी ने तलवार को हवा में लहराते हुए कहा, तो फिर तैयार रहो। शेल्वी के वार को झेलने के लिए इतना कहकर वो समर की तरफ दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में गुस्सा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही बार में समर का सिर धड़ से अलग कर देगी। राजा शौर्यवीर, सारंगी, सेनाधिपति और दरबार में मौजूद सभी लोग हैरानी के साथ सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने ये सब घट रहा था, लेकिन किसी के अंदर उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। राजा शौर्यवीर परेशान हो रहे थे कि आखिर उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया। उन्हें भी शेल्वी के बारे में सब कुछ पता था कि शेल्वी बचपन से ही कितनी बहादुर रही है और वो ये भी जानते थे कि शेल्वी का निशाना कभी चूकता नहीं है। इधर शेल्वी हवा में तलवार लहराते हुए और समर की तरफ दौड़ने लगी। तभी समर ने बगल में खड़े हुए सैनिक से तलवार ली और केवल खुद को शेल्वी के वार से बचाया। उसने केवल डिफेंस किया, अटैक नहीं। नजारा देखकर दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांसें रुक गई थी और उन्हें लग रहा था कि शेल्वी का वार खाली नहीं जाएगा, समर को चोट जरूर लगेगी, लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत ऐसा नहीं हुआ। समर ने जब 35 मिनट 29 सेकंड शेल्वी का पहला वार देखा तो उसने तालियां बजाते हुए कहा, शेल्वी मैंने तुम्हारी ताकत देख ली है, तुम केवल एक लड़की हो और तुम्हारे पास ज्यादा ताकत भी नहीं है। इस सच को तुम क्यों नहीं मान लेती हो। सच में शेल्वी के वार का समर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उसे खरोश तक नहीं आई थी और ये देखकर शेल्वी तिलमिला गई थी। उसने सोचा कि उसने तो सबसे अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वो समर को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी, लेकिन समर को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे? शेल्वी खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाए और उसने पूछा, समर तुम्हें सच में कहीं चोट नहीं लगी? इस पर समर ने हंसते हुए कहा, ये तो केवल मेरे लिए वार्म अप जैसा था, यह कोई बड़ी बात नहीं है, चलो आगे बढ़ो। इधर रणवीर ने सोचा, अरे कुछ भी नहीं हुआ, समर को चोट तक नहीं आई। क्या समर ने शेल्वी की टेक्निक को समझ लिया है और उसका तोड़ भी निकाल लिया है? ये सोचकर रणवीर को बुरा लगा। अब रणवीर का शेल्वी पर भरोसा कम हो रहा था, वो उसे बेकार समझ रहा था। साथ ही अब उसे लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तो भानगढ़ की राजगद्दी कभी भी समर से नहीं छीन पाएगा। क्या उसे राजा बनने का सपना छोड़ना होगा? ये सब सोचकर रणवीर शांत नहीं रह पाया और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शेल्वी तुम क्या समर को मौत के घाट उतार पाओगी? मुझे यहाँ से देखकर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे पहले वार से तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो आगे के 2 वारों से क्या ही होगा? क्या तुमने पहले ही समर के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं या फिर तुम उसकी बातों से डर चुकी हो? रणवीर की बात सुनकर शेल्वी को भी गुस्सा आ गया और 37 मिनट 3 सेकंड उसने दूसरी कला का इस्तेमाल करते हुए समर पर वार किया और इस बार भी समर ने न केवल डिफेंस किया और वापस से सीधा खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे समर ने शेल्वी की टेक्निक को हैक लिया था, उस पर शेल्वी के वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब समर ने हंसते हुए कहा, केवल एक आखिरी मौका, इस मौके को तुम गवा नहीं सकती हो राजकुमारी शेल्वी। लगता है आज सब दरबार में हैरान होने के लिए मौजूद थे, क्योंकि समर की बात सुनकर सभी फिर से हैरान रह गए। शेल्वी ने चौंकते हुए समर से पूछा, क्या सच में तुम्हें इस बार भी चोट नहीं लगी? क्या तुमने अपने डिफेंस से खुद को बचा लिया? अब तो शेल्वी खुद ही असहज महसूस करने लगी थी, आखिरकार उसका दूसरा बार भी खाली जा चुका था और ऐसा आज पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले शेल्वी ने इन्हीं कलाओं के जरिए कई बड़े योद्धाओं को धूल चटाई हुई थी, लेकिन समर के सामने उसकी यह कलाएं बेकार साबित हो रही थी। शेल्वी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। पुरानी कुरीतियों के अनुसार अगर कोई महिला एक पुरुष से हार जाती है तो उसे जीवन भर उसका गुलाम बनकर रहना पड़ता है और यह सोचकर ही शेल्वी का चेहरा मुरझा गया। अब उसे अपने तीसरे बार को विफल नहीं होने देना था और अगर वह इस बार भी हार गई तो जिस भविष्यवाणी की वजह से वो ये सब कर रही थी, उसी भविष्यवाणी की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। दरबारियों को देखकर शेल्वी को अब डर लग रहा था, क्योंकि 2 वार में वो समर का कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी आज तक शेल्वी ने जो अपनी छवि बनाई हुई थी, और अगर आज वो अपने आखिरी वार में सफल नहीं हो
38 मिनट 37 सेकंड पाए तो आज वो छवि में भी सकती थी। यह सोचकर शेल्वी थोड़ा घबराई हुई नजर आ रही थी। अब उसे किसी भी तरह से समर को हराना था। शेल्वी ने सोचा आज चाहे कुछ भी हो जाए वो समर को हराकर ही मानेगी, इसलिए उसने अपने दांतों को पीसते हुए अपनी सबसे बेहतरीन कला का इस्तेमाल किया, जिसे आत्मा काट तलवार युद्ध कला कहा जाता था। ये कला आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती थी, ये केवल उस वक्त इस्तेमाल की जाती थी जब आपको अपने दुश्मन का सफाया करना होता था। इसलिए दरबार में मौजूद सभी लोगों ने जब शेल्वी को हवा में उछलते हुए और अपनी सारी शक्तियों को एक जगह एकत्रित करते हुए आत्माकात तलवार युद्ध कला का इस्तेमाल करते हुए देखा तो पहले उन्होंने शेल्वी को एक प्रतिभाशाली योद्धा माना, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि अब युवराज समर नहीं बचेंगे। आखिर क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? यहाँ एक तरफ शेल्वी अपने 3 मौकों में से 2 मौके खो चुकी है, तो क्या अब सफल होगा शेल्वी का आखिरी वार? और अब तक सबसे बड़ा सवाल आखिर सब्र को हुआ क्या और क्यों कर रहा है वो ऐसा बर्ताव? आत्माकार तलवार युद्ध कला अपने आप में ही एक अनोखी युद्ध कला थी, इसलिए जब शेल्वी ने उसका इस्तेमाल किया तो दरबार में मौजूद सभी सैनिक एक दूसरे को देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि सच में महाराज सारंगी ने अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाया है। वो एक अच्छी योद्धा भी है और उसे कई घातक कलाओं का भी ज्ञान है। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इस बार वो अपने वार में सफल हो ही जाएगी। ना सिर्फ सैनिक बल्कि दरबार में उपस्थित अधिकतर लोगों का भी यही मानना था और इस तरह सभी ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। 40 मिनट 10 सेकंड था, लेकिन तभी राजा शौर्यवीर तेजी से चिल्लाए, समर्थ बेटे, इस कला से तुम्हें बचना होगा वरना तुम अपनी जान गंवा दोगे। अब राजा शौर्यवीर को भी डर सता रहा था कि कहीं उनका बेटा समर्थ सच में इस बार भगवान को प्यारा ना हो जाए। उन्होंने उससे कहा, समर्थ तुम शेल्वी के इस बार को गंभीरता से लेना। इधर समर्थ ने शेल्वी के एक्शन को देखा और अपने सिर को हिलाया। उसने भी आज से पहले कभी इस तरह की युद्ध कला को नहीं देखा था। सच में वो कला बहुत ही अद्भुत थी और इसलिए समर्थ की ये सोचने पर मजबूर हो गया कि शेल्वी एक महान योद्धा है और वाकई में उसका भविष्य असीमित है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराया और वो भी हवा में उछल गया। उसने शेल्वी की तलवार को एक झटके में अपने पास आते हुए पकड़ लिया। एक पल में सभी को लगा कि समर का काम तमाम हो चुका है, लेकिन अचानक से एक सफेद रोशनी नजर आए और सामने समर खड़ा नजर आया। यह नजारा देखकर हर किसी की पलकें चिपकना बंद हो गई। सब दिल थामकर और एक तक लगाए सामने का नजारा देखते रहे। इधर समर हवा से जमीन पर वापस आया और खुद को झाड़ते हुए कहा, ऑफ क्या था ये? सभी लोग हैरान थे और जब उन्होंने समर की आवाज सुनी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। समर की आवाज में वही कर्कशपन था जो सामान्य पुरुषों की आवाज में होता है। ऐसा लगा मानो जैसे उस पर आत्माकाट तलवार युद्ध कला का 1% भी असर नहीं पड़ा था। अब शेल्वी को बहुत बुरा लग रहा था और वो शर्मिंदा नजर आ रही थी। समर ने शेल्वी की तलवार को हाथ में लिया हुआ था और सबको देखने वाला यह नजारा काल्पनिक लग रहा था। अभी अभी तो शेल्वी ने आत्माकाट तलवार युक्त गला का इस्तेमाल किया था और चारों तरफ तूफान ला दिया था, लेकिन फिर भी समर को बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। सभी लोग सोच रहे थे कि आखिरकार समर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? क्या सच में उसके वापस से जिंदा होने के बाद कोई ऐसी आत्मा उसके अंदर आ चुकी थी जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी? जब राजा शौर्यवेद ने अपने बेटे को देखा तो वो बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। समर न केवल मौत से लड़कर आया था बल्कि उसने भानगढ़ के भविष्य को और उज्जवल बना दिया था। वही रणबीर यह सब देखकर बहुत निराश हो चुका था और उसने समर की ताकत को देखकर मान 41 मिनट 40 सेकंड लिया था कि अब कभी भी भानगढ़ का राजा वो नहीं बन पाएगा। उसे अब समर का वापस से जिंदा होना बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा, अब मैं कैसे इससे सामना कर पाऊंगा? अगर सच में ये लौटा जंगल में ही मर जाता तो कितना बढ़िया रहता, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे बहुत देर हो चुकी है या फिर से जिंदा होकर और कारागार में शांति से समय बिता ही इसके अंदर ऐसा परिवर्तन आया है। तो फिर ये अब तक इतना क्यों खामोश था? इधर रणवीर अपने ही सवालों के जाल में उलझा था और उधर शेल्वी को अपनी आंखों पर अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो केवल खड़े होकर समर को खोए जा रही थी। उसने ध्यान दिया कि लड़ाई के वक्त जब उसने समर पर वार किया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी पहाड़ से लड़ रही हो, क्योंकि समर पहाड़ की तरह डटकर खड़ा था। समर पर उसके वार का कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब शेल्वी की आंखों में शर्मिंदगी थी और उसके दिल में बहुत हलचल हो रही थी। उसने गुस्से से अपने होठों को दबा रखा था और क्योंकि शेल्वी के 3 मौके अब खत्म हो चुके थे जिसमें उसे हाथ का सामना करना पड़ा और परिणाम सबके सामने था, तभी समर्थ ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुमने अच्छा प्रयास किया और तुमने अपना 100% भी दिया। रही बात सराय की तो मैं इसे अब व्यक्तिगत तौर पर निपटाने का वादा करता हूँ। शेल्वी ने समर की बात सुनी और उसका चेहरा लाल पड़ गया। पहले की ही तरह इस बार उसने कुछ भी नहीं कहा और वो केवल समर की बात सुनती रही। अब उसे किसी भी तरह की बात रखने से डर लग रहा था और उसे डर था कहीं लोग उस पर हंसना ना शुरू कर दे। लेकिन फिर जब समर की बात
खत्म हो गई तो वो धीरे से बोली, ठीक है समर, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जब शैल्वी ने ये बात कही तो उसका लहजा बहुत थोड़ा नरम पड़ चुका था, वो अपनी नसों को नीचे झुकाई थी और वो दुखी भी लग रही थी। तभी समर ने अपने कदम बढ़ाए और शैल्वी के नजदीक आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा और ऊपर की तरफ किया। फिर शैल्वी के चेहरे को देखते हुए, सम वैसे तुम बहुत सुंदर नजर आ रही हो, लेकिन मुझे फिर भी तुम में दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, हालांकि ये मौका अभी नहीं मिलेगा। अभी तुम्हें और युद्ध का लाइन सीखनी होगी और कुछ महीने बाद तुम आकर मुझसे लड़ना। मुझे यकीन है कि शायद तुम मुझे हरा पाओगे, उसके बाद मैं तुमसे सराय तोड़ दूंगा। ठीक है, समर ने जैसे 43 मिनट 15 सेकंड की अपनी बात खत्म की, वैसे ही दरबार में मौजूद लोग हैरान रह गए। सबको लग रहा था कि अब समर की बारी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबको ये भी अपने लगा था कि समर आसानी से शैल्वी को हरा सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बारी नहीं लेने का फैसला किया। हालांकि समर की बात सुनकर एक पल के लिए शैल्वी खुश हो गई, लेकिन अचानक से उसका चेहरा वापस से उतर गया जब समर ने कहा, अब जब सब तय हो गया है तो तुम्हें मुझसे और मेरे पिताजी से माफी मांगनी होगी। मतलब तुमने जिस तरह से आज सबके सामने हमारा अपमान किया है, उसके लिए तुम्हें माफी तो मांगनी ही चाहिए। ये सुनकर शैल भी गुस्से से अपने दांत पीसने लगी, लेकिन वो ये जानती थी कि वो हार चुकी है और इसलिए उसके पास समर की बात मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पहले वो राजा शौर्यवीर के पास गई और उसने धीरे से कहा, महाराज शौर्यवेद, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके भरे दरबार में बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मैं आपको ये सब बातें अकेले में बताना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। जब राजा शौर्यवेद ने शैल्वी की बात सुनी तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और फिर शैल्वी अपने पिता महाराज सारंगी के पास जाकर खड़ी हो गई। तब समय शैल्वी की तरफ देखकर वो आया और फिर सोचने लगा, इतनी छोटी सी है लेकिन तब कितनी है। मुझे विश्वास है कि कुछ महीनों के अभ्यास के बाद ये मुझे जरूर हरा पाएगी। सच में इसका भविष्य बहुत उज्जवल है और ये कुछ बड़ा जरूर करेगी। अब दरबार खत्म होने लगा था और सभी दरबारी उठकर जाने लगे थे। महाराज सारंगी ने भी शैल्वी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर दरबार से बाहर जाने लगे। अभी अभी दरबार में जो कुछ हुआ उसे देखकर और उसके बारे में सोचकर रणवीर की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी उन्हें वापस से कारागार में डालने लगी। वही शैल्वी को दूर जाता देख समर को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर अचानक से समर की नजर रणवीर पर पड़ी। वो रणवीर के नजदीक आया और उससे बोला, महाराज रणवीर नहीं, महाराज नहीं, हाँ हमारे प्यारे चाचा रणवीर, भले ही आप बहुत चालाक है, लेकिन आपकी चालाकी तो आज काम ही नहीं आए। आप इसे दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे थे, लेकिन बंदूक तो आप पर ही चल गई। मैं 44 मिनट 46 सेकंड आज आपको दो विकल्प देता हूं, तो सुनिए। पहला विकल्प यह है कि आप इस आजम पहल से अपने परिवार को लेकर निकल जाए, और अगर नहीं तो दूसरा विकल्प यह है कि आप अपनी गलतियों का पश्चाताप करें और हमारे सेवक बनना स्वीकार करें। समझ के मुंह से दिल को चुभने वाली बातें सुनकर रणवीर को गुस्सा आने लगा, और जब उसका गुस्सा आगे से बाहर हो गया तो उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास है ये समर्थ, तुझे क्या लगता है कि तूने शैल्वी को हरा दिया तो तूने जंग जीत ली है? कितना ही बड़ा योद्धा क्यों ना बन जाए, लेकिन मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकता, समझा? अच्छा, मैं आपसे इस तरह से बात नहीं कर सकता तो चलो ठीक है, नहीं करता, लेकिन चाचा जी आपको राजदंड तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प शायद ही आपके पास बचा है। ऐसा कहकर समझने प्यार से रणवीर को धमकी देने लगे, और जब रणवीर ने समर की धमकी सुनी तो उसने कहा, अगर तुम जीत भी गए हो तो क्या मैं नहीं डरता तुमसे? हालांकि ये कहने की ही बातें थी, क्योंकि सच तो यही था कि रणवीर को भी अब समर से डर लगने लगा था। तब समर ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप राजदंड नहीं भूखेंगे तो परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं। मैं आपको अभी प्यार से कह रहा हूँ चाचा जी, मान जाए वरना आप खुद समझता है। इस पर रणवीर ने गुस्से से कहा, मुझे धमकाना बंद करो संजय, मैं अगर राजदंड के लिए नहीं मानता हूँ तो तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे मार डालोगे ना? तो ठीक है फिर। इतना कहकर रणवीर ने अपनी बयान से तलवार निकाल ली और वो हंसते हुए बोला, मैं शैल्वी नहीं हूं और ना ही मैं मौके का इंतजार करूंगा। अब जब मैं खुलकर सामने आ ही गया हूं तो मैं अब सत्ता के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार सकता हूं। तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मेरी भूत ताबीज युद्ध कला से नहीं बच पाओगे। और फिर रणवीर ने अचानक से एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो समर को हर जगह दिखाई देने लगा। समर ने जब अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा तो उसे हर जगह हाथ में तलवार के रणवीर ही रणवीर दिखाई देने लगे। तब रणवीर ने खुश होते हुए कहा, अब असली रणवीर को पहचान कर दिखाओ भतीजे। इतने कहकर रणवीर जोर जोर से हंसने 46 मिनट 20 सेकंड लगा। तभी राजा शौर्यवीर ने अपने बेटे सम से कहा, बेटे तुम केवल रणवीर की परछाई पर ध्यान दो, जहां पर भी परछाई बन रही है वहीं पर असली रणवीर होगा, ये याद रखना। बाकी मैं इन दूसरे अहम शक्ल यानी क्रोन रणवीर से लड़ता हूं और इन्हें मौत के घाट उतारता हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ युवराज, आप बेफिक्र रहे, क्योंकि मैं भी महाराज शौर्यवीर के साथ स्टोन रणवीर को मौत के घाट उतारने
करने में उनकी सहायता करता हूँ। इतना कहकर सेनापति भी इस लड़ाई में कूद पड़ा। वही जब भौरे ने अपने समर सम्राट को परेशानी में देखा तो वो भी मदद के लिए आगे आया और उसने असली रणवीर को ढूंढना शुरू कर दिया। जबकि समर अपने पिता को रणवीर के हम शशिक्रोन से लौटते हुए देखकर परेशान होने लगे। उसे लगा कहीं उसके पिता को कुछ हो ना जाए, इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, पिताजी आप बीच में मत आइए, ये चाचा और भतीजे के बीच की बात है, इसलिए आपको बीच में नहीं आना चाहिए। अब मैं अपने चाचा को अपने हिसाब से हैंडल करूंगा, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इनके होश ठिकाने लेकर आता हूँ। इस पर समर की बात उन्हें पसंद था और ऐसा लग रहा था जैसे भानगढ़ का भावी राजा बोल रहा हो। और जब राजा शौर्यवीर ने अपने बेटे की बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए। और उधर रणवीर ने जब समर की बात सुनी तो उसके दिल पर सांप लूट गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, और तुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं है? भतीजे रणवीर की बात सुनकर समर कुछ कहता उससे पहले ही राजा शौर्यवीर ने समर से कहा, बेटे ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, तुम इन सब से अकेले नहीं लड़ पाओगे, ये समय के साथ साथ टुकड़े होते जाएंगे और ये एक साथ तुम पर हमला बोलेंगे, इनमें बिल्कुल भी मानवता नहीं होगी और ये तुम्हें बेरहमी से मार सकते हैं। लेकिन शायद समर के पिता यानी राजा शौर्यवीर को नहीं पता था कि उनके बेटे के अंदर अब कौन सी शक्ति आ चुकी थी। उसके अंदर सबसे ताकतवर राजा समर सम्राट की शक्ति आ चुकी थी। समर जिसका अर्थ ही लड़ाई और युद्ध होता है और शायद इसलिए राजा शौर्यवीर की बात का समर पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ा और इसलिए उसे किसी तरह का डर नहीं सता रहा था। तब उसने राजा शौर्यवीर से कहा, पिताजी चाहे ये लोग कितने भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इनके लिए अकेला ही काफी 47 मिनट 52 सेकंड हूँ, आप इन सब से दूर रहिए, ये आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। यहाँ एक तरफ समर को अपने पिता की चिंता सता रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजा शौर्यवीर को भी अपने बेटे की चिंता सता रही थी। इसलिए उन्होंने समर की बात को काटते हुए पहले खुद जाकर लड़ने का सोचा था, लेकिन अब अचानक से उनका मन बदल गया। उन्होंने समर से कहा, ठीक है चलो फिर हम एक साथ इन सब से लड़ते हैं। जैसे ही राजा शौर्यवीर की बात खत्म हुई रणबीर के और भी क्लोन बन गए। अब एक तरफ रणबीर के कई सारे क्लोनस थे, वहीं दूसरी तरफ पिता पुत्र और सेनाधिपति थे। दरबार का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। तुम लोग नहीं मानोगे, ठीक है फिर मेरी बात नहीं मानी तो बाद में पछताओगे, याद रखना। तुम्हें क्या लगता है इन सबको बांधने के बाद तुम मुझको पकड़ पाओगे? नामुमकिन है बच्चू, तुम जितने मेरे क्लोन मारोगे वो उतने ही दुगने होते जाएंगे और यह कभी खत्म नहीं होंगे, रणवीर ने चिल्लाते हुए कहा। और इतना कहकर वो खुद और उसके सारे क्लोन जोर जोर से हंसने लगे। सच में अब असली रणवीर को ढूंढ पाना काफी मुश्किल भरा काम हो चुका था। वो सारे क्लोन रणवीर बिल्कुल असली रणवीर की तरह एक साथ बोल रहे थे, एक साथ हंस रहे थे और एक साथ मिलकर लड़ाई भी कर रहे। और फिर जैसे ही रणवीर की बात खत्म हुई उसने हमला बोल दिया और चिल्लाते हुए कहा, मार डालो इन पाप बेटे को और उनके इस सेवक सेनापति को, इस बार कोई भी बचने ना पाए। देखते ही देखते दरबार का नजारा पूरी तरह से बदल गया था। तो ऐसे में अब किसका पलड़ा होगा भारी और किसे मिलेगी हार करारी?